अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे फॉर लीनियर सर्किट एनालिसिस। सो इलेक्ट्रॉनिक इज रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस इन गैस, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जस्ट फॉर रिकॉल। इस चैप्टर के अंदर हम ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दो मेजर टेक्निक्स हैं यहाँ पे, एक नोडल एनालिसिस है और एक है हमारे पास मैश एनालिसिस। और इसके में डिफरेंट केसेस बनेंगे। नोडल एनालिसिस में हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ रहा है, मैश एनालिसिस में हमारे पास करंट सोर्स आ रहे हैं। हम कैसे केवीएल और केसीएल को अप्लाई करके सर्किट्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम कुछ एडवांस टेक्निक्स जो हैं उनको भी देखेंगे, लाइक सुपर मैश, सुपर नोड, एंड टुवर्ड्स दी एंड एक फास्ट गो थ्रू करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि आने वाले जो कोर्सेज होंगे उसमें ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनके ऊपर जो हम अभी थ्योरी पढ़े हैं दैट विल बी एप्लीकेबल। सो इफ़ यू नीड टू एनालाइज समथिंग यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम। सो एक अच्छी कोटेशन लिखी हुई है बुक वाले ने, नो ग्रेट वर्क इज़ एवर डन इन ए हर्री टू डेवलप अ ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरी, to print a great picture, to write an immortal poem, to become a minister or a famous journal, to do anything great requires time, patience, perseverance. These things are done by the degree, little by little. सो ग्रेट कोट जो बता रहा है कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जल्दी में कोई काम भी नहीं होगा। और एक प्लानिंग के साथ, एक विजन के साथ आप जो है अपनी मंजिल को वो अचीव करेंगे। सो विद दैट हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे इस तरह के डिफरेंट मेथड्स को कि इनमें सर्किट्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसमें करंट सोर्सेज आ रहे हैं, जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज आ रहे हैं। और एक इसमें ये बहुत अच्छी सिमुलेशन वीडियोज़ हैं दैट वी रिकमेंड फॉर आवर क्लास, कि इनके थ्रू आप थोड़ा सा देखें। लेट मी ओपन दैट वीडियो। सो ये आप लोगों ने वीडियो इसको देखना है और इसके थ्रू आपने सर्किट को जो सॉल्व करना है। ये यूजीनी बाय फिजिक्स सॉल्विंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन्होंने एक पूरा एक सर्किट जो है उसको सॉल्व करके दिया हुआ है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बिहेव करेंगे। और इसको थोड़ा सा देखते हैं। The red spheres represent positive current, which is in the opposite direction of electron current. In this video, we will discuss how to find the voltages and currents of large and complicated electric circuits. This procedure can be used regardless of how many resistors, voltage sources, and current sources are present. The first step is to pick a point on the circuit that will be defined as 0 volts. All other voltages will be defined in reference to this point. This voltage source creates a 7-volt difference between its terminals, and we therefore know that this point is at 7 volts. This point is at an unknown voltage, which we will label VA. VA will be one of the variables we will have to solve for. और इसको आपने जो है ना वो सॉल्व करना है और इवेंचुअली ये जो मेथड्स हम देख रहे हैं, हमने ये सारे मेथड्स जो हैं वो अभी देख लिए हैं और इनको अब आप अप्लाई कर सकते हैं with reference to the voltages that we have seen, the nodal analysis techniques. इस पूरी एग्जांपल को आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसको सिमुलेट भी करें और फिर जो है ना जिस तरीके से ये बता रहे हैं उस तरीके से थोड़ा सा इसको विजुलाइज करें। दिस विल बी वेरी यूज़फुल इन मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स मच बेटर इंशाल्लाह। सो ये प्रोटियस में सॉल्व करनी है और बाकी ये है कि एक ऑनलाइन सिमुलेटर है जो मैटलैब की तरह काम करता है या कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर की तरह काम करता है कि जब ज़्यादा इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू आप उन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो देन यू कैन यूज़ दिस ऑक्टेव ऑनलाइन कैलकुलेटर। ये बेसिकली मैथमेटिक की जो इक्वेशंस हैं उनको आपको सॉल्व करके देगा, ठीक है। सो ये कैसे काम करेगा इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा जो है ना वो देखेंगे। सो ये काम करने जो है ना वो लाजमी होंगे
और आपने अपना एक पूरा सर्किट, यही सर्किट को दोबारा से सॉल्व करना है और इसको आपने सबमिट करवाना है। सो टेक्निक्स क्या होंगी उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। सो नोडल एनालिसिस में the techniques as analysis techniques to solve electrical circuit with the node voltages are used as circuit variables. So node voltages को हम use करेंगे as circuit variables. It involves systematic steps with an objective to solve the node voltages. याद होगा आपको node voltages क्या थी। ऐसी नोड्स थी जहाँ पे आपके पास ब्रांचेस आके जुड़ रही थी कंबाइन। अब यहाँ पे इन दोनों की कंबाइन नोड यही है, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रजिस्टर एग्जिस्ट करता होता तो फिर यहाँ भी एक नोड और बन जाती, लेकिन अगेन यहाँ पे कोई रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वी कैन से दैट दिस इज द कंबाइंड नोड दैट इज कनेक्टिंग दिस वायर एंड दिस इज कंबाइंड नोड दैट इज कनेक्टिंग दिस वायर। और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड नोड में ये सारी जो नोड्स हैं ये कॉमन है, ये भी हमने पहले भी बात की है। और इस कंबाइंड नोड को हम जो है वो बेसिकली जो है वो कह सकते हैं कि ये यहाँ पे 0 वोल्ट्स होगा, V of 0 is equal to 0 volts and we can use it for our calculation as a reference node. डिफरेंट बुक्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगी। कुछ बुक्स इस तरीके से कॉमन ग्राउंड की बात करेंगी, कुछ सॉफ्टवेयर या बुक इस तरीके से होंगी। सो कॉमन सिंबल्स फॉर इंडिकेटिंग ए रेफरेंस नोड। सो एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नोड वोल्टेजेस इन द सर्किट शोन इन दिस एस्पेक्ट। सो इनिशियली आपके पास ये वाली जो है वो डायग्राम है। अब इसके अंदर आपने करंट की जो डायरेक्शंस है उनको अजूम करना है और उसके बाद आपने लॉजिकल अजम्पशंस अपनी लें कि लेट्स से यहाँ पे करंट आपको एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी द करंट यहाँ पे इस नोड के ऊपर जब करंट आएगा, एक नोड ये बन रही है V1 और एक नोड ये बन रही है V2, ठीक है। सो ये जो आपके पास नोड्स बन रही होंगी V1 और V2, इसके ऊपर आप जो है वो बेसिकली इक्वेशंस अपनी लिखेंगे। यू कैन कॉल इट V1, कैन कॉल इट V2। और यहाँ पे फिर हमने इसकी लेबलिंग की है कि करंट किस तरीके से एंटर हो रहा होगा। लेट्स से दिस करंट इज़ I1, जो करंट लीविंग है वो I2 प्लस I3 है, और ये I2 करंट इस एंड के ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लीविंग करंट था तो इस V2 नोड के ऊपर जब ये पहुँचेगा तो ये एंटरिंग करंट होगा। इस तरीके से जो 10 एम्पेयर वाला करंट है इसको इसने I4 से लेबल किया, दिस इज ऑल्सो एन एंट्री करंट। I1 एंड I5 आर लिविंग करंट्स। सो इसके हिसाब से हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। सो यू कैन से दैट V1 के ऊपर जो एंटरिंग करंट था I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो यू कैन I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और अगर हम V2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, I4 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I5, ठीक है। सो I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5। सो पहले आपने अपनी करंट की इक्वेशन जो है उनको डिफाइन करवा दी है। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। I1 हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज बेसिकली 5 एम्पेयर। सो I1 इज 5 एम्पेयर इज इक्वल टू वी नो V इज इक्वल टू IR इज अ फैक्ट जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हमने I बेसिकली कंप्यूट करना है तो वी कैन से I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सो यहाँ पे जब मैं I2 को डिफाइन करना चाहूँगा, सो I2 बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। सो मैंने यहाँ पे I2 को इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि दिस एरो V1 हायर पोटेंशियल जो टारगेट है माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूँगा I3 को, तो I3 मेरे पास क्या बन रहा है, V1 माइनस दिस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2। सो मैं इस इक्वेशन को फर्दर जब सॉल्व करूँगा, लेट्स से यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँगा और एलसीएम ले के मैं इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करूँगा, तो आई विल एंड अप इन दिस इक्वेशन 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 20। सो ये मेरे पास एक इक्वेशन जो है मेरी बन जाएगी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे 4, तो यहाँ पे V1 माइनस V2 और प्लस 2 2s are 4 and 2V1 and this 4 will go to get multiplied with this 5, it will become 20, 4 5s are 20 जो हमारा नया 4 बना था। और ये क्या बन जाएगा 3V1 V1 प्लस 2V1 इज इक्वल टू 3V1 माइनस V2। तो ये इक्वेशन आपकी आराम से बन जाएगी। इसी तरीके से आपने बेसिकली क्या काम कर लिया है,
इनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। I2 को आप दोबारा से डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे जो आप I2 को डिफ़ाइन करें इस पॉइंट के ऊपर खड़े होके। सो यहाँ पे हमने यही बात की थी कि एनालॉजी आप ले सकते हैं इस एरो की, लाइक जो एक तीर होता है। सो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये जो इसका दूसरा एंड है ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो करंट की अगर डायरेक्शन एरो की इस साइड पे आ रही है, तो जहाँ अगर आप V2 के ऊपर भी खड़े होकर ले रहे हैं वैल्यू को अपनी, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 divided by 4. So I2 can be written as V1 minus V2 divided by 4 प्लस I4 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, तो ये हमने 10 एम्पेयर लिख लिया, इक्वल टू जो हमारे पास लिविंग करंट है, एक लिविंग करंट जा रहा है ये 5 एम्पेयर का, सो ये आपने 5 एम्पेयर लिख लिया, प्लस आपने जो फाइनल आपका करंट है दैट इज V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 6, V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 6। सो ये आपने इस को यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, -3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60। सो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से इसमें क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 -1 -3 5 हमने उसमें से वेरिएबल्स निकाल लिए V1 के और V2 के, और ये हमारे पास 20 और 60 जो दोनों वेरिएबल्स बन रहे थे उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। और क्रैमर रूल में पहले आप अगेन यही करेंगे कि कंबाइन का डेल्टा फाइंड कर लेंगे, 3 5 15 माइनस इंटू -3 -1 इंटू -3 हो जाएगा +3, तो ये 12 हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद ये जो 20 60 है एक दफ़ा हम इसको यहाँ पे डालेंगे और दोबारा से डिटरमिनेंट लेंगे, दैट विल बी डेल्टा 1 एंड विल अगेन टेक दिस 20 60 इनटू दिस राइट साइड और फिर दोबारा से इसका डेल्टा लेंगे। और जो हमारे पास वैल्यू निकली थी डेल्टा की 12, जिसमें हमने अनचेंज वैल्यूज़ रखी थी उनको हम डिवाइड कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू फॉर V1 एंड V2। सो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ जो है वो हमारी कंप्यूट हो जाएंगी यूजिंग क्रैमर्स रूल। और भी आप इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, गिविंग द सेम रिजल्ट एज वी डिड एलिमिनेशन मेथड, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो जो मेथड ऑफ चॉइस है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेप्स को क्लियरली मेंशन करेंगे जिन मेथड्स को भी आप इस्तेमाल करना चाहें। सो यहाँ पे आप इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते थे। और लेट्स से अगर हम इसको कैलकुलेटर में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें तो वो भी हम एक टेक्निक जो है उसको देख लेते हैं कि कैलकुलेटर में हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग आपने इसे ऑन कर लेना है, बेसिक मोड में ले जाएं इसको, लेट्स से 1 मोड। अब 1 मोड में आप जाके लेट्स से हम इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, ये 5 में मेरे पास इक्वेशंस आ रही हैं, आई गो टू 5 और अपनी इक्वेशन की शनाख्त आप कर लें आप इस फॉर्म में, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा हुआ है। सो देयर इज़ नो स्क्वायर और क्यूब, 2 वेरिएबल्स हैं, V1 is like x and V2 is like y equal to 20। so we'll use the equation number 1 जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है। सो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट इन कर लेता हूँ। मेरी वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन रही है 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 20 और दूसरी बन रही है -3V1 प्लस 5 इक्वल टू 60 एंड वी वांट टू फाइंड आउट दिस वेरिएबल्स V1 एंड V2। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट इन कर देता हूँ, 3 enter -1 enter 20 enter -3 enter 5 enter 60 enter। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा मेरे पास आ गया आंसर 20। सो दीज आंसर्स आर दी सेम आंसर्स, आप इनको कंप्यूट करेंगे तो आपके पास यही आंसर्स जो है वो आ जाएंगे। 40 डिवाइड बाई 3, एक्स का आंसर आपके पास 13.33 आ गया और सेकंड आंसर आपके पास 20 आ गया। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड एज वेल। सो नोडल एनालिसिस में आपने करना क्या है कि डिटरमाइन द रेफरेंस नोड, टिपिकली द वन विद मोस्ट ब्रांचेस, बॉटम नोड जो होगी वो हमारे पास ग्राउंड नोड, रेफरेंस नोड उसको हम डिक्लेयर कर लेंगे। असाइन द रेस्ट ऑफ द नोड वोल्टेजेस refer to the reference nodes and then write the equations
जो भी आपके पास लेट्स से इक्वेशंस बन रही है, लेट्स से ये करंट एंटरिंग करंट था, ये करंट था, आपने लीविंग करंट कर दिए, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो दूसरी इक्वेशंस बन रही होंगी उनको आप डिफाइन करवा देंगे। लेट्स से I3 यहाँ पे एंटरिंग है, I4 और I5 यहाँ पे लीविंग है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। सो इन इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट अप एंडिंग द आंसर। जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा ताकि हम इसमें जो है वो अपना प्रैक्टिस जो है वो अच्छी कर सकें। सो इसमें डिटरमाइन द करंट इन एवरी ब्रांच। अब यहाँ पे आपके पास जो ब्रांचेस आ रही हैं वो इसी हिसाब से आ रही हैं। हमने यहाँ पे इसको यहाँ तो चले नोड वोल्टेज नोन है ना आपको, ये 12 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमने एक V1 डिफाइन करवा दी, V2 हमने एक वैल्यू डिफाइन करवा दी, और असाइन द रेस्ट ऑफ द नोड्स विद नोड वोल्टेजेस। only nodes with 3 or more branches are assigned. Write down KCL for every non-reference node in terms of node voltages. Obtain the node voltages by solving simultaneous equation in step 3. सो एक और क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स भी आ रहा है। सो यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। दिस इज़ अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। एक इसमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ रहा है और एक इसमें डिपेंडेंट करंट सोर्स आ रहा है। सो इसमें आपने अपने नंबर्स असाइन कर दिए। I1 लेट्स से IX है, एक करंट है, ये IX कंट्रोल वेरिएबल है जो इस जगह के ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है। 3 एम्पेयर इज एंटरिंग करंट, IX इज़ लीविंग एंड I1 इज़ अगेन लीविंग। यहाँ से लीव कर रहा है, दूसरी नोट पे जाके ये एंटर कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे V2 के ऊपर IX एंटरिंग करंट है, I2 और I3 लिविंग करंट्स हैं। सो इस हिसाब से आपने करंट की मैपिंग कर ली एंड देन यू कैन राइट द इक्वेशंस इन द सिमिलर फॉर्म। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू, ये देखिएगा 3 इज़ इक्वल टू I1 प्लस IX, 3 इज़ इक्वल टू I1 प्लस IX। हम ये V1 नोट को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। 3 इज़ इक्वल टू 3 I1 को मैं लिख सकता हूँ, मैं ये जो एरो की डायरेक्शन को मैंने बताया था कि हम इस तरह लिखेंगे। सो एरो की डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रही है दैट विल बी in the starting place V1 minus V3 divided by 4, V1 minus V3 divided by 4। इसी तरीके से V1 minus V2 divided by 2। तो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से आपने क्या किया कि जो एट नोड 2 है इसको आपने डिफाइन किया IX इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सो IX जो है उसको मैं डिफाइन करवा सकता हूँ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये IX है मेरा, इज इक्वल टू V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8। सो ये दिस इज वॉज I2 V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरा क्या है V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। सो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी जिनको सॉल्व किया जाएगा। 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 0। सो इसमें आप क्रैमर रूल लगा सकते हैं। बुक में जो मेथड एक्सप्लेन हुआ है उसको हम देख सकते हैं। सो जो भी मेथड आप बताएंगे उसको आपने फिर क्लियरली एक्सप्लेन कर देना। सो एक्सप्लेन दिस मेथड टू कैलकुलेट द डिटरमाइंड बाय 3x3 मैट्रिक्स। वी विल रिपीट द फर्स्ट 2 रोज एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। इस मेथड में वो बेसिकली क्या काम करता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है इसमें जो आपके पहले 2 कॉलम्स हैं उनको ये क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। यानी इन दोनों कॉलम्स को वो दोबारा से रिपीट करके लिखेगा इधर नीचे, और एक नई मैट्रिक्स बना के फिर उसको सॉल्व करेगा। वो मेथड भी हम बेसिकली देख लेते हैं। सो जो उसने मेन आपकी मैट्रिक्स थी उसको दोबारा से जो है यहाँ पे लिखा है टू फाइंड इट्स वैल्यू, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन द सेंस के पहले ये जो रोज़ बन रही हैं सारी 3 7 are 21 and 21 1s are 121, then added a plus sign, -4 -3s are plus 12 and -12 -1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा। सो सेकेंड रो आ गई आपके पास सेकेंड। फिर आपके पास 2 2s are 4
-4 हो गया, एंड -4 इंटू -1 इज़ +4, सो +4। सो यहाँ तक हमने +4 वाला जो है पार्ट उसको कवर कर लिया। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड पे करेंगे, -1 इंटू 7 इंटू 2, सो -14 इंटू यहाँ पे जब आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस का साइन भी आपके पास आएगा, तो -1 इंटू -7 हो गया, 7 -14, -14 इंटू माइनस इज़ +14, then -1 into -3 is +3, and then 9, and then -9, and again my 1 into -2 into -4 is going to be with this odd number of minus, this is going to be an odd a negative sign here, so इसको आप simplify करेंगे तो this is going to be 10। इसके बाद आप डेल्टा बैंड फाइंड आउट करने के लिए यही काम करेंगे कि ये जो आपकी फ़र्स्ट रो है इसके साथ जो आपके पास वैल्यू आ रही थी 1200 की, उसको आप रिप्लेस कर देंगे जैसे आप डिटर्मिनेंट मेथड में करते हैं, तो पूरे का पूरा आपका ये वाला जो कॉलम है ये चेंज हो जाएगा आपका आपकी राइट साइड इक्वेशन से। इस तरीके से फिर आप सेकंड साइड से इसको पूरे को चेंज करेंगे और अगेन वही मेथड अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, एंड वंस यू फाइंड योर डेल्टाज and delta 1, delta 2, delta 3, you can find the variable for v1, v2 and v3. So this is the method that you can use. Alternatively अगर आपकी इक्वेशन ज़्यादा बन रही हैं, जैसी जो आपको सवाल दिया गया है उसमें आपकी इक्वेशन जो है वो ज़्यादा बनेंगी, so you can use the method for discuss earlier. This method you can use, जिसमें आप क्या करेंगे कि अपनी पूरी जो मैट्रिक्स है उसको इसके अंदर अटैच करवा देंगे। ये अभी मैंने इस मैट्रिक्स के साथ काम किया था। लेट मी डू दिस इन अ फास्ट वे। दिस इज़ अ गुड ऑनलाइन सिमुलेटर इक्वेशन सॉल्वर, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इट हेल्प्स यू अ लॉट। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी इक्वेशंस लिखूँगा, ये वाली इक्वेशंस, ये वही इक्वेशंस है जो पीछे बन रही थी यहाँ पे सारी आपके पास, ये इक्वेशंस जो बन रही थी, these equations are basically the same equations. Let me take those equations here. जल्दी से देख लेते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बन रही हैं एंड यू नीड टू सॉल्व देम, हाउ कैन यू सॉल्व यूजिंग ऑक्टेव। सो लेट मी डिफाइन ए इनवर्स पी के हिसाब से मैं इसे निकालना चाहूँगा। सो मैं निकाल लेता हूँ ए इक्वल टू, और मैं अपनी इक्वेशन लिखना शुरू कर देता हूँ, 3 -2 -1, ये न्यू कॉलम के लिए मैं ये कॉलम को यूज़ करूँगा, -4 7 -1 कॉलम, 2 -3 1, और मैं एंड ब्रैकेट कर दूँगा। सो ये मेरे पास ए डिफ़ाइन हो गया। देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही ए डिफ़ाइन हुआ जैसे मेरा यहाँ पे था, 3 -2 -1 -4 7 -1 2 -3 1। सो इसमें साइन जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो इसको वेरीफाई लाजमी करें, और मैं अपनी बी मैट्रिक्स डिफ़ाइन करवा देता हूँ। बी मैट्रिक्स डिफ़ाइन करवाने के लिए मैं यही काम दोबारा से कर दूँगा, 12 और देन न्यू लाइन 0 न्यू लाइन 0। तो बुक वाले ने थोड़ा सा मैट्रिक चेंज किया हुआ है, बट मैंने अपनी ए और बी दोनों मैट्रिक्स जो है उनको डिफ़ाइन करवा दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो इसने यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है, v इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, मैं यही सिमिलर फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। टू गेट अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, v1 v2 v3। सो जो मेथड हमने ऊपर किए हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कैलकुलेटर में नहीं आ रहे तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस ऑनलाइन सिमुलेटर। और यहाँ पे हम करते हैं, लेट्स से ए इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी।
सो ये आपके आंसर जो है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी जो है ना ये आपको मिल जाएंगे वेरिएबल्स, जिसको आप इनको जो भी नाम दे दें. सो दिस इज़ अ गुड पावरफुल टूल. साइमल्टेनियसली आपने अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो आई थिंक आप जाएंगे यहाँ पे इक्वेशंस में दोबारा, और यहाँ पे इक्वेशन की शक्ल रिकग्नाइज कर लेंगे, ये 2 वाली इक्वेशन बन रही है. ठीक है. सो अगर हम 2 वाली इक्वेशन में जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 -2 -1 12 -4 7 -1 0 2 -3 1 0. सो रिजल्ट्स आपको वही वाले मिलेंगे. 24 डिवाइडेड बाय 5 2.4 -2.4. तो सेम रिजल्ट्स हैं. इनको आप इंजीनियरिंग नोटेशन में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये फ्रैक्शंस में आपको नज़र आ रहे हैं. सो ऑल मेथड्स कैन बी यूज्ड, लेकिन यही बात है कि आप जब क्लासरूम में होंगे तो डिफरेंट है. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, मोर इक्वेशंस विल बी देयर एंड यू नीड टू सॉल्व देम अकॉर्डिंगली. सो सर्किट containing डिपेंडेंट करंट सोर्सेज, determine the reference node, assign the rest of the node voltages, write down equations for non-reference node in terms of node voltages, obtain the node voltages by solving simultaneous equations in step 3. So this is the method through which you can solve the circuit. ये भी हमने सर्किट जो है इसको सॉल्व किया है. डेफिनेटली इसको दोबारा से कोशिश इसको कीजिएगा, इस एग्जांपल को सॉल्व करें विदाउट सीइंग द एग्जांपल. सो नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स. अगर हम नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस में वी आर प्राइमरी डीलिंग विद द करंट एंटरिंग ए लोड और लीविंग अ नोड. लेकिन नोडल एनालिसिस था लेकिन बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया. अब वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो करंट है वो आपको नहीं पता. यानी अगर मैं V1 नोड की बात करूं, सो आई नो द करंट एंटरिंग हेयर इज दिस थिंग 2 एम्पेयर. यहाँ से लिविंग करंट्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ V1 - V2, बट आई कैन नॉट डिफाइन अ करंट कि इसका करंट क्या होगा ना जो इस नोड में से गुजर रहा है. बिकॉज मुझे ये तो पता है कि इस नोड में जो 2 वोल्ट्स है वो पैरेलल वोल्टेज यहाँ पे यही जनरेट हो रहा है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे करंट कितना है. सो इस प्रोस्पेक्टिव में जहाँ पे नोडल एनालिसिस आप कर रहे हैं और वहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स आके बैठ जाता है, वो खुद अकेला आता है या उसके साथ कोई पैरेलल में रेजिस्टर भी आता है, यहाँ पे आप जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर नोड का. और सुपर नोड में क्या होगा कि यू विल अज्यूम, क्योंकि एंटरिंग करंट्स और लीविंग करंट्स बराबर हैं, तो यू विल अज्यूम दैट दिस ब्रांच does not exist and you will write the KCL equation. Write down the equation using KCL for every non-reference node in terms of node voltages. We cannot write equation for current with branch containing 2 volt source. यहाँ पे हमें इसका करंट नहीं पता. To avoid this, we'll combine node 1 and node 2 to form a concept of super node. ठीक है. सो अजूमिंग कि ये हमारे पास जो सुपर नोड बन रही है इसको हमने एक ही नोड अजूम कर लिया और हमने इसकी इक्विवेलेंट ये डायग्राम एक बनाई है, और अब हम इसकी KCL इक्वेशन लिखेंगे. विल नॉट एक्सक्लूड दिस सुपर नोड but will make a second equation from this super node as well, that will be combining the variables V1 and V2 with this fact that there is a 2 volt source available that has a higher potential. So we'll write this equation, but for the time being जो equation number 1 होगी उसमें हम इस को जो है वो combine कर लेंगे and form a super node. So यहाँ पे आप ये देखिएगा entering current is -2 ampere. Yeah, you can say that this is entry current and all others are leaving current. So this is entering current, and then V1 -0 divided by 2, V2 -0 divided by 4, and 7 ampere. So only this is the entry current and all others are taken as leaving current. So we'll use this fact to make this equation. And second equation, we know the fact that V2 higher potential minus lower potential equal to 2 volts. V2 minus V1 is equal to 2 volts. So you can solve V2 in terms of V1. V2 is equal to V1 plus 2, and then solve the equations accordingly, and then infuse the values
and you will find out that values of V1 and V2 both. So हमने इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया, knowing the fact कि अगर if still this voltage source exists but entering current and leaving current should be same, so we combine these two nodes to form a super nodes. अगर आप यहाँ पे मल्टीमीटर भी लगा के देखेंगे तो आपको यही बताएगा ना, V2 माइनस V1 के ऊपर आपको ये वोल्ट इसी तरीके से दे रहा होगा. So you can find this voltage and then infuse the value to find the supernode. We form a supernode when there is a voltage source in between two non-reference nodes, and supernode is needed since Vs is in between the non-reference node. ज़रूरी नहीं कि इसमें हमेशा resistor लगा हुआ हो, क्योंकि अभी इसमें resistor parallel में लगा हुआ था, so we basically added it in the supernode. So we form a supernode when there is a voltage source in between two non-reference nodes. Supernode is needed since VA is in between non-reference nodes. So we form a supernode when there is a voltage source in between two reference non-reference nodes. यहाँ पे हमारे पास ये भी आ सकता है जो डिपेंडेंट सोर्स है, तो इस हिसाब से भी हम इसको लेके चल सकते हैं. To summarize, we form a supernode when there is a voltage source in between two non-reference nodes. Since we have combined the two nodes, we lost one equation to solve the circuit. We need one more equation to solve the circuit, and we get the equation from the fact जो supernode में हमारे पास equation आ रही होती है, उससे हम fact से हम अपनी एक equation जो है वो generate कर लेते हैं. So ये हमारे पास आप इसको प्रोटीज के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं सर्किट को to verify your results. If not PSpice, दोनों आपको सेम रिजल्ट्स दे देंगे. सो ये आपका था जिसमें हम सुपरनोड को थ्रू सॉल्व जो है सर्किट को कर रहे हैं. सो डू ट्राई देम आउट, और फिर हम जो है वो इसको चेक करते हैं. सो हम लोग ये एक एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. इसमें जब आप नोडल एनालिसिस लगाने जा रहे हैं, आपको एक नोड नज़र आई V1, एक नोड नज़र आई V2 और एक ये V3 नोड नज़र आई. अब इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो जहाँ पे V1 और V2 के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है. सो यू डोंट नो कि यहाँ पे एग्जैक्टली करंट कितना होगा. इस तरीके से यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा. सो व्हाट विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सुपर नोड का कॉन्सेप्ट जो है उसको अप्लाई करेंगे, और कंसिडरिंग कि ये हमारे पास बन गई सुपर नोड एक, और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन सुपर नोड बना दी. ये दोनों हमारी इक्वेशंस जो यहाँ पे बन रही है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं. इक्वेशंस हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी, लेट्स से V1 माइनस V2 इंटू 10 वोल्ट्स, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, क्योंकि हम एक सुपर नोड इस पॉइंट के ऊपर लगा रहे हैं. एक इक्वेशन ये मेरे पास आ गई, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, आप इसे कह सकते हैं हायर वोल्टेज है ना यहाँ पे, तो आप दूसरी इक्वेशन को कह सकते हैं V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 5I. V3 हायर पोटेंशियल पेयर माइनस V2 इज इक्वल टू 5I, और I क्या है, I ये वाला करंट है जो यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं. तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह कह सकता हूँ, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 5. I क्या है, I है हमारे पास V1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर दूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, लेट्स से 2V3 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 5V1. और आप इसको फर्दर सॉल्व करके यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस 5V1 और माइनस 2V2 प्लस 2V3 इक्वल टू 0. सो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, जो डायरेक्टली हम सुपर नोड से हमें इक्वेशन डेफिनेटली चाहिए होंगी. एक मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, V1 माइनस V2 प्लस 0V3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स. एक ये इक्वेशन बन गई. ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, जो हम डायरेक्टली इस फैक्ट से जो है हमें सुपर नोड अप्लाई करने के लिए जो हमारी मिस हो रहे थे दो सर्किट्स, उससे हमने डायरेक्टली पहले इसकी इक्वेशंस निकाल ली हैं ताकि हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएं. अब हम सुपर नोड के ऊपर जब लगाएंगे यहाँ पे अपनी तो लेट्स से हमारे पास ये आप कह सकते हैं ये आपके पास लिविंग करंट है, कंसिडरिंग के हमारे पास जो आ रहे हैं करंट्स वो
इस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएंगे, लेट्स से V1 डिवाइडेड बाय 2, लेट्स से ये वाला जो करंट है, प्लस एक जो आपके पास करंट आ रहा है, अगर आप इसको इस जगह के ऊपर देखेंगे, लेट्स से ये हमारे पास करंट क्यों आ रहा है, हम अज्यूम करते हैं कि ये करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये ऊपर वाले इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो आप कह सकते हैं इस करंट को प्लस V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 6 फिर आप एक इस नोट का करंट लिखेंगे, लेट्स से ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस V2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो ये करंट है, लेट्स से यहाँ पे एंट्रिंग है, तो ये आपके पास यहाँ पे लीविंग करंट इस नोट के ऊपर दोबारा से अगर हम देखें तो हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से इस करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो करंट है ये एक तरफ से जा रहा था तो ये एंटर आपके पास हो रहा है, तो ये दोबारा ही करंट बन जाएगा V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 6, और ये वाला जो करंट है इसको हम कह सकते हैं V3 डिवाइडेड बाय 3। सो ये करंट्स आपस में कैंसिल हो गए, ये जो है करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ पे लीव हो रहा है, बाकी हमारे पास इक्वेशन बन गई V1 डिवाइड बाय 2 प्लस V2 डिवाइड बाय 4 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। आप इसका LCM ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेट्स से इक्वेशन जो फाइनल बन जाएगी दैट विल बी लाइक 6V1 प्लस हमारे पास 3V2 प्लस 4V3 इक्वल टू 0, 12 0। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, ठीक है। सो 3 इक्वेशंस हमारे पास जो बन जाएंगी, पहले हमने 2 इक्वेशंस बना ली थी, तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, 6V1 प्लस 3V2 प्लस 4V3 इक्वल टू 0। सो इन इक्वेशंस को आप अगेन जो हमारे पास कैलकुलेटर का जो मोड था उसमें आप इसको डाल दें एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, ठीक है। सो इन इक्वेशंस को आपने तीनों इक्वेशंस को मॉड करके 5 डाल दिया, तो ये आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे टैली हो रहे हैं। 70 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास x और y और z तीनों के आंसर जो है वो आ जाएंगे। सो इसमें हमने क्या करना है, लेट्स से यहाँ पे चले गए हम और 5 में चले गए, अब 3 इक्वेशन जा रही है तो उसको हमने 2 में डाल दिया, ठीक है। इक्वेशन डालना शुरू करते हैं, ऑर्डर का मैटर नहीं है, बस इसका जो है वो आपके पास उस तरीके से सही चलना चाहिए। सो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, -5 -2 2 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई 1 -1 0 और आखिर में 10। तीसरी इक्वेशन क्या बन गई, 6 3 4 0। तो 70 डिवाइड बाई 23, ये आपके पास V1 3.043 आ जाएगा। दूसरा आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी अगर आप 160 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6.9 एंड थर्ड आंसर इज लाइक 0.6522। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू बेसिकली फाइंड दी राइट इक्वेशंस। या आप इक्वेशंस सही फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका होपफुली काम ठीक हो जाएगा। इक्वेशंस ठीक नहीं है तो फिर आपका मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टेक्निक, रिमेंबर द रूल्स फॉर द टेक्निक। और यहाँ पे हमारे पास जो है एंटरिंग और लीविंग के रूल्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए कि करंट एंटर हो रहा है किसी नोड पे और करंट लीव हो रहा है किसी नोड पे, तो उसको किस तरीके से आपने लेना है और उन्हीं रूल्स को फिर आपने अप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है।
So the second technique is mesh analysis. Mesh analysis is a technique to solve electric circuit where the mesh currents are used as circuit variables. A loop which does not contain any other loop in it is basically a mesh. So यहाँ पे any analysis technique to solve electric circuits. और यहाँ पे हमारे पास हमें नोडल एनालिसिस में तो हम KCL लगा रहे थे, यहाँ पे हम प्राइमरी KVL लगाएंगे. सो एज अ रिजल्ट अगर मेश एनालिसिस हम कर रहे हैं और बीच में कहीं ऐसा करंट सोर्स आ गया है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, उसको हम फिर सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस तरह की टेक्निक. इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक स्टेप्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व mesh current. Mesh current is not branch current. So mesh analysis is only applicable to planar circuit. Planar circuits are those that can be basically drawn on a plane with no branch crossings. So हमें identify usually करना पड़ता है कि planar circuit कौन सा है. planar circuit अगर होगा तो उसके ऊपर आप इसको basically apply कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास प्लानर सर्किट्स जो हैं वो ये वाला आपका पास जो सर्किट है उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो दो नोड्स आपके पास बन रही हैं, ये नोड और ये नोड, इसको आपने बेसिकली क्या कर लिया है, रादर देन कि आप इसको यहाँ यूँ रखते, आपने इसको यहाँ पे यूँ 5 ओम करके यूँ कर दिया. सो ये एक दूसरे को क्रॉस जो है ना वो नहीं कर रही, ये दोनों नोड्स आपने ख़त्म करके यहाँ पे 6 ओम कर दिया. सो दिस इज़ अ प्लानर सर्किट्स. अब यहाँ पे आप देखिए क्रॉस ओवर ज़्यादा हैं, 2D प्लेन में ये चीज़ बन रही है. सो दिस इज़ अ नॉन प्लानर सर्किट. सो अगर आपके पास जंपर्स आ रहे हैं और कोई तरीका नहीं है वो सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, तो फिर प्लानर सर्किट बनेंगे. तो ये आपने एक्सरसाइज करके देखनी है कि ये आपके पास सर्किट्स जो हैं ये क्या रिसॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी इन 2D प्लेन. अगर 3D प्लेन यानी जंपर वायर के इस कंपल्सरी, तो फिर आप उसको कह देंगे कि जी ये नॉन प्लानर सर्किट है. सो इन सर्किट्स को आपने ट्राई आउट करना है. इसमें तो मुझे नज़र आ रहा है क्या सिनेरियो बन रहा है. आप लोगों को थोड़ी इसमें एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी. बुक की एक्सरसाइज को भी थोड़ी सॉल्व करें, उसमें देखें क्या आपकी जो है परसेप्शन बनती है. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस मेश एनालिसिस सर्किट्स. इसमें आपने ये काम करना है कि अप्लाई मेश करंट्स टू द meshes. For every mesh, apply KVL using Ohm law. Write down the equation in terms of mesh currents. Solve mesh currents in obtained and then get the answer. जैसे आपके पास ये इसमें इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको हम ट्राई आउट करके देखेंगे. So assign mesh currents to the meshes. For every mesh, apply KVL using Ohm law. Solve the mesh currents simultaneously. We can verify through Proteus और PSpice. और ये भी हमने ऑक्टेव देखा था, वो भी हमें मेश करंट सॉल्व करके देता है. सो अब यहाँ पे आप यूजिंग मेश एनालिसिस सॉल्व दिस थिंग, ये हमने एवरी मेश अप्लाई KVL यूजिंग ओहम लॉ, राइट डाउन द इक्वेशंस. अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी आपकी इक्वेशन लग रही है उसमें आप KVL अप्लाई कर रहे हैं. फी इज इक्वल टू IR, यू नो कि ये फैक्ट है. और जो सम ऑफ ऑल द लो करंट्स वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज लूप है वो ज़ीरो है. सो उसको हम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो है असाइन द मेश करंट्स. I3 इज़ ऑलरेडी गिवन, ठीक है. फॉर एवरी मेश करंट अप्लाई KVL यूजिंग ओहम लॉ, राइट डाउन द इक्वेशन, सॉल्व मेश करंट्स इन इक्वेशन 2, ऑब्टेन इन स्टेप 2 साइमल्टेनियसली एंड देन यू कैन गेट दिस वैल्यूज़. इसकी हम अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स से हमारे पास ये एक सर्किट आ गया जिसमें डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है I1 I2 एंड I0 इज़ बेसिकली यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है. करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. और हमारे इसमें क्या बन रहे हैं, फ्रॉम मेश 1 2 3, 3 मैशेज इसमें हमें यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं. सो इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं. -24 + 10 I1 - 10 I2 + 12 I1 - 12 I3 = 0. ये 0 बन गया, लूप कंप्लीट हो गया, 0 हो गया. दूसरे वाले का निकालते हैं. 24 I2 + 4 I2 - 4 I3 + 10 I2 - 10 I1
इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। और तीसरी इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसको निकलने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव साइड से आया 4i0 प्लस 12i3 माइनस 12i1 प्लस 4i3 माइनस 4i2 इक्वल टू 0। सो ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जो i0 है, i0 4i0 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो करंट आपके पास आ रहा है, आपने इसको डिफाइन करवाना है और इसके वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको लिखना है। क्योंकि लेट्स से तीन वेरिएबल्स हैं ना, और तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास। ये i0 जो है, ये एक चौथा वेरिएबल है, इसको भी हमने इन फॉर्म ऑफ सर्किट वेरिएबल्स i1 और i2 ही लिखते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो आराम से सॉल्व हो सके। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और इसको आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करके डालेंगे, यू विल गेट योर आंसर्स। सो यहाँ पे हमारे पास सुपर मैश का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि आप मैश एनालिसिस लगा रहे हैं, बट क्या हुआ है कि आपके पास बीच में एक करंट सोर्स आ गया। अब करंट सोर्स के आने की वजह से अब आप यहाँ पे वोल्टेज नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है। सो एवरी mesh apply KVL using Ohm law, write down the equation in terms of mesh currents. We cannot write equation for the mesh since we cannot write the voltage drop across the 6 ampere source in terms of mesh currents, so we try to find out the other way around. So we form a super mesh by excluding the branch containing the current source and elements connected in series with it. क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है तो हम इसको क्या कर देंगे, सुपर मैश यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो अगर जब हम इस नोड को ही इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी -20 प्लस 6i1 प्लस 10i2 प्लस 4i2 इक्वल टू 0। और दूसरा जो हमें फैक्ट नज़र आ रहा है वो यही है कि हमारा करंट क्या होगा, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। सो हमारे पास जो दूसरा फैक्ट बन रहा है वो बन जाएगा i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 6 एम्पेयर, बिकॉज i2 इज सपोर्टिंग डायरेक्शन में है विद द करंट, तो हम इसको उस हिसाब से ले लेंगे। जैसे जब हम पिछला कर रहे थे तो जहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा होता था तो हम उस हिसाब से अपना वोल्टेज की इक्वेशन जो है उसको डिफाइन करते थे। सो वी कैन राइट दिस थिंग and we can get the values for I1 and I2. We form super mesh when there is a current source in branch sharing two mesh currents. Super mesh has no currents of its own. To solve this mesh current, we need extra equation which can be obtained by applying KCL in the branch containing the current source. सो जब भी आपको कहा जाएगा मैश एनालिसिस लगाएं या अपनी मर्जी की आप टेक्निक लगाएं, सबसे पहले आप ये देखें कि आप इसे मैश एनालिसिस सॉल्व करना चाह रहे हैं या नोडल एनालिसिस से। अब अगर आपने एक अपना प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप इसको डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ किया सुपर मैश करना चाह रहा हूँ तो बीच में कोई ऐसा करंट सोर्स तो नहीं है जहाँ पे मुझे वोल्टेज ना पता चले। अगर है तो फिर आपको सुपर मैश की टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। वाइस वर्सा अगर आप नोडल एनालिसिस लगा रहे हो और वहाँ पे आपको कोई ऐसी नोड मिलती है जहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ जाता है एंड यू डिसाइडेड प्रिंसिपली कि मैं इसको नोडल एनालिसिस से करूँगा, सो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि वहाँ पर सुपर नोड का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर लेंगे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, हमने पहले क्लास में भी इनको सॉल्व किया है, ठीक है। सो यहाँ पे सुपर मैश की एग्जांपल में हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि I1, I2, I3 किस तरीके से बन रहे हैं। सो फॉर एवरी मैश वी अप्लाई दिस थिंग। यहाँ पे बस ये मसला होगा कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि वोल्टेज क्या है ना, सो वी कैन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली कि हम इसको अजूम कर लें कि ये एक बड़ा सुपर मैश आ रहा है और इसके हिसाब से हम अपनी इक्वेशन जो है उसको राइट डाउन कर लेंगे। द इक्वेशन विल बी अगेन आप निकाल सकते हैं -6 प्लस 2i1 माइनस 2i3 प्लस 4i2 माइनस 4i3 प्लस 8i2 इक्वल टू 0। और इस तरीके से आप यहाँ की भी इक्वेशन निकाल लेंगे, i3 प्लस 4i3 माइनस 4i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 0, 2i3 माइनस 2i1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो आपके पास सुपर मैश की इक्वेशन बन रही है वो क्या बन जाएगी, i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। सो इन इक्वेशंस को आप पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे और इनके थ्रू आप जो है ना इन चीज़ों को निकाल लेंगे। इक्वेशन को हम दोबारा अगर रिपीट कर लें, -6 प्लस 2i1 माइनस 2i3 प्लस 4i2 माइनस 4i3 प्लस 8i2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी,
2i3 plus 4i3 minus 4i2 plus 2i3 minus 2i2 equal to 0. And the third equation is basically this equation जो यहाँ पे आपके पास बन रही है इस करंट की, जिसको हम कह देंगे I1 because current was in the direction I1 minus I2 is equal to 3 ampere. सो इन इक्वेशंस को आप लोगों ने देख लेना है और इनको फिर आपने सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल, और इसको फिर जो है ना वो समझना है कॉन्सेप्ट को बाय प्रैक्टिस, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे जो बात कही जा रही है, तब तक आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो मैश एनालिसिस में हमने ये इक्वेशंस जो हैं वो कुछ देखी हैं, कुछ सर्किट्स हमने अभी आपको कहा था कि सॉल्व करें, उनको होपफुली आपने देखा होगा. जस्ट रिपीट, ये इसी इक्वेशन किस तरह बन रही है, -15 प्लस 5i1 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस 10 इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन जाएगी. सेकेंड इक्वेशन जो इसमें बन रही है वो क्या बन रही है, 6i2 प्लस 4i2, और यहाँ पे आ जाएगा -10 और प्लस 10i2 माइनस 10i1 इक्वल टू 0. सो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई है. यू कैन अप्लाई एनी मेथड ऑफ योर ओन चॉइस, चाहे आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, या आप इसको क्रैमर रूल से लगाएं, you will get the same answer. Calculator should be used to verify the answer rather than just putting the values and getting the wrong answers. You need to confirm that your equations are coming correct. So you need to solve these practice problems as well. ये दूसरा क्वेश्चन जिसको हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, सो इसको रिपीट कर देते हैं. -24 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस 12i1 माइनस 12i3 इक्वल टू 0. एंड सेम इज़ द केस, अगर मैं यहाँ पे अपनी इक्वेशन दूसरी बनाऊँगा तो ये 24i2 प्लस 4i2 माइनस 4i3 प्लस 10i2 माइनस 10i1 इक्वल टू 0. एंड द थर्ड इक्वेशन बिकम्स 4i0 प्लस 12i3 माइनस 12i1 प्लस 4i3 माइनस 4i2, और यहाँ पे जो I0 करंट आ रहा है, I0 जो करंट आ रहा है, दैट कुड बी रिटन एज, क्योंकि 4I0 जो है वो इन टर्म्स ऑफ I1 I2 I3 हमें लिखना ज़रूरी है टू सॉल्व द इक्वेशन. सो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है करंट कि ये I0 ये वाला करंट है, ठीक है, और I1 के साथ ही सपोर्टिंग में जा रहा है. सो I0 कैन बी डिफाइन एज I1 माइनस I2. ये जो यहाँ पे जो करंट I0 है, दैट कैन बी डिफाइन एज I1 माइनस I2. जहाँ जहाँ I0 लिखा होगा वहाँ पे I1 माइनस I2 लिख सकते हैं जस्ट टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशन. और इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मल्टीपल मेथड्स देखे हैं. यूज़ एनी मेथड ऑफ योर चॉइस जिसके साथ आपको सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो और उसके स्टेप्स को भी आप मेंशन कर सके, एंड यू विल गेट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ फॉर द आंसर. सो मैश करंट्स को हमने देख लिया है और सुपर मैश की भी हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा है. डू ट्राई दीज एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ. सो दीज आर सम फार्मूलाज जिसको आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि आपने प्रिंसिपली किस तरीके से इनको अप्लाई करना है. और ये समरीज जो हैं वो मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दोनों की दी हुई है. सो चूज़ नोडल एनालिसिस और सर्किट विथ फ्यूअर नोड्स दैन द meshes, and choose mesh analysis for circuit which are fewer meshes than nodes, and again this needs to be planar as well. Network that contain many series connected element, voltage source or super meshes are more suitable for mesh analysis, and network with parallel connected elements, current sources, super nodes are more suitable for nodal analysis. If node voltage are required, it may be expedited to apply the nodal analysis. If branch or mesh currents are required, it may be better to use the mesh analysis. सो ये हमने नोडल एनालिसिस के सारे स्टेप्स देखे थे. और जब भी आप नोडल एनालिसिस से कोई सवाल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो पहले देख लें कि उसके अंदर कोई सुपर नोड तो नहीं बन रही. नोडल एनालिसिस के लिए ज़रूरी यही होगा कि उसके अंदर ज़्यादा वोल्टेजेस जो है वो ना हो और करंट के फॉर्म में आप जो है ना वो चीज़ों को निकाल सकें. अगर वोल्टेज सोर्स आ रहा होगा कहीं तो वहाँ पे आपको करंट का नहीं पता चलेगा और दैट कुड रिजल्ट कि आपको सुपर नोड जो है वो लगाना पड़े. सो ये कुछ फर्दर फार्मूलाज हैं. इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस I1 तो आपने वो एरो वाली जो है वो याद रखनी है कि ये हायर पोटेंशियल पे है
यानी आप यहाँ से पावर लगा रहे हैं और वो पावर आगे ट्रांसफ़र हो रही है. सो इफ दिस करंट इज़ I1, दैट कैन बी रिटन एज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1. इस तरीके से अगर आपका करंट की एरो की डायरेक्शन इस तरह है तो फिर VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R1. If you have a voltage source here, so you can be write as VA minus VS divided by R1. इसी तरीके से अगर दो सीरीज़ में करंट है तो इट डज़ नॉट मैटर कि ये सीरीज़ यहाँ पे बन रही है या यहाँ पे बन रही है. सो यू कैन राइट एज VA माइनस VS डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, बिकॉज ये जो दोनों हैं ये एक ही पाथ के अंदर रेजिस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं. तो यहाँ पे करंट जो है वो इन दोनों रेजिस्टर्स के ऊपर सीरीज़ में डिपेंड कर रहा होगा. So if the power supply is in opposite direction, VA minus into minus this polarity, this becomes plus VS divided by R1 plus R2. So if we have a voltage source parallel with a node, that तो फिर हमारे पास जो voltage है वो same हो जाएगा. And let's say VA minus VS minus VB divided by R1. So ये जनरल फार्मूलाज हैं दैट कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग द सर्किट्स. VB माइनस VS माइनस VA डिवाइडेड बाय R1, बिकॉज द करंट की डायरेक्शन जो है वो इस साइड के ऊपर आ रही है. सुपर नोड जब आप करेंगे तो आप VA माइनस VB इज इक्वल टू VS करेंगे. और इसमें हमने ये भी बात की थी कि फ़र्ज़ कि आप एक यहाँ पे मल्टीमीटर लेते हैं और इसकी पॉजिटिव प्रोब को यहाँ रखते हैं क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है और नेगेटिव प्रोब को यहाँ रखते हैं कि नेगेटिव लिखा हुआ है. सो यू विल गेट द सेम VS वोल्टेज हेयर. अगर ये 2 वोल्ट्स है तो आपको यहाँ पे 2 ही वोल्ट्स ही मिलेगा. सो ये बेसिकली आपको इस एनालॉजी को इस तरीके से याद रख सकते हैं. सो मैश एनालिसिस में अप्लाई मैश करंट्स टू द मैशेस. For every mesh, apply KVL using Ohm law. Write down the equations in terms of mesh currents. Solve mesh currents in equations obtained in two simultaneously. So यहाँ पे आपने जो इक्वेशन लगानी है माइनस VS प्लस R1 इंटू I1 माइनस I2 प्लस R2 इंटू I1 माइनस I3. जिस लूप के रेफरेंस से बात करें उसको हमेशा पहले रखेंगे, दूसरे लूप को नेगेटिव में दूसरी जगह पे रखेंगे. क्योंकि जब आप दूसरे लूप में बात करेंगे I3 में बात करेंगे तो फिर इसका रेफरेंस पहले हो जाएगा. सो हर कोई अपनी इक्वेशन खुद से बैलेंस कर लेगा. सो इफ इट्स अ केस जहाँ पे एक ही करंट सोर्स सीरीज में आ रहा है तो यू कैन सिंपली से दैट वैल्यू इज I2 इज इक्वल टू IS. So if this current source was in opposite direction then I2 जो है वो फिर माइनस IS हो जाता. सुपर नोड में अगर आपने मैश एनालिसिस लगाना है यहाँ तो आसान है. अब यहाँ पे आपको करंट नहीं पता तो यू कैन अगेन कंसिडर इट एज अ सुपर मैश और फिर आप उसको एक ही लूप कंसिडर करके कर लेंगे. और करंट की जो इसकी इक्वेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, I1 माइनस I3 इक्वल टू IS. So this wraps up our discussion for super node, super mesh and very important chapter. अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसमें आप अपना कॉन्फिडेंस फुल जनरेट कर लेते हैं तो जो बाकी चैप्टर्स हैं वो आपके बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं. और दिस गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन डेवलपिंग योर इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स. तो आई हाईली रिकमेंड कि इस चैप्टर को ऊपर आपने बहुत फोकस करना है. इसके जितनी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके फ्रॉम द सेम बुक, फ्रॉम अदर बुक्स, फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज, इस चैप्टर के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करें लाजमी. सो जब आप ये कर लेंगे तो अगले कोर्सेज में आप जाएंगे तो अगेन दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू अप्लाई द लर्न कॉन्सेप्ट्स. ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है एंड दिस इज़ देयर कि हमें पता चले कि ये जो हम देख रहे थे कि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज के हों या करंट के हों, तो ये क्या है. तो ये आगे फ्यूचर में आप एक डिवाइस पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. दीज आर डिवाइसेस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो यूज़र को कंट्रोल देती है कि वो जितना इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करवाना चाह रहा है उस हिसाब से वो उनको कंट्रोल करवा सके. फ़र्ज़ कि आपने कोई रिले ऑन करनी है, कोई आपने लाइट ऑन करनी है या दुनिया भर में आपने कहीं भी कोई चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली स्विच करवाना है, दीज आर योर डिजिटल
डिवाइसेस दैट कैन हेल्प यू डू दिस थिंग्स। और इसकी एनालॉजी इसी तरीके से है कि हमारे पास जिस तरह एक नल का होता है, एक वाटर टैप होता है, उसमें एक इनफ्लो होता है, यहाँ पे आप थोड़ी सी पावर लगाते हैं और आप आउटफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टमेटिकली। इसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। 3 लेग डिवाइसेस हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एनालॉजीज इन्होंने डिफरेंट दी हुई है कि आप ये बेस जो है इसमें आप थोड़ी सी पावर लगाएंगे एंड यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कलेक्टर एंड द एमिटर। एंड सिस्टमेटिकली स्पीकिंग जगह होंगे, अगर हम इससे सिंबल वाइज बात करें तो ये एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स बन जाता है। ठीक है, जिस तरह वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स था, इस तरह ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। और ये सिंबल हमारे लिए काफ़ी फेमिलियर है बिकॉज हम अपने कोर्स में ये सिंबल जो है वो बार बार देखते आए हैं। तो जो हम कुछ पढ़ रहे हैं फ्यूचर वाले कोर्सेज में हम इसको अप्लाई करेंगे ऑन दीज ट्रांजिस्टर्स, और इन ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से मॉडल करेंगे। तो हम एक हायर लेवल के ऊपर अपनी सिर्फ एक स्कीम डिस्कस करने के लिए केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बुक ने इसको डिस्कस किया हुआ। सो यहाँ पे आपके पास जितना भी आपका करंट होगा उसमें से कुछ परसेंट जो है वो बेस ले लेगी, अदरवाइज बाकी आपको जो है वो मिल जाएगा। सो ट्रांजिस्टर आर दी फाउंडेशंस, दीज आर द एटम ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अगर ट्रांजिस्टर्स ना हो तो आपकी जो छोटी छोटी चिप्स हैं ये अरबों खरबों ट्रांजिस्टर्स इनके ऊपर बने हुए हैं जो आपको नज़र भी नहीं आ रहे हैं। एंड द अल्टीमेट गोल इज़ टू control the electron with the minimum energy required, with the minimum space required। जितनी कम स्पेस होगी उतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आप जो है वो छोटे एरिया में डाल सकेंगे। आजकल जो है वो 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर की इंटरनेशनल जो आप कह लें कंपटीशन चल रहा है बिटवीन इंटेल, AMD, TSMC, ये सब लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो असल टेक्नोलॉजी चेस है वो यही है कि ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटे से छोटा किया जाए, उसको थोड़ी जगह के ऊपर बनाया जा सके ताकि हम जो है वो अपनी कम बैटरी के ऊपर ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा के कोई यूज़फुल काम करवा सके। सो ये इसकी इन्होंने एक एनिमेशन दी हुई है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर आई थिंक की लिखी हुई अच्छी एनालॉजीज़ मुझे लग रही थी। सो यहाँ पे आप बेस के ऊपर कुछ जो है वो एनर्जी अप्लाई करेंगे और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान आप जो है वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करवा सकते हैं। अगर आप उसको देखेंगे बहुत ही फाइन किस्म की जो SEM माइक्रोस्कोप्स होती हैं, बल्कि SEM कहेंगे इनको, जो इलेक्ट्रॉन को देख सकती हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है वो पूरी स्कैनिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ ट्रांजिस्टर नज़र आएगा। सी द वेरी फाइन एरिया बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर एंड एमिटर। कलेक्टर का साइज़ बड़ा है, एमिटर का साइज़ छोटा है। दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर, द 3 लेग डिवाइस दैट कैन बी यूज टू पोटेंशियली कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके डिफरेंट डिवाइस सिंबल्स होंगे, NPN, PNP, दे आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एंड एक में एरो बाहर की तरफ जा रहा है, एक में एरो अंदर की तरफ जा रहा है। स्कीमेटिक सिंबल्स हैं, यानी ये स्कीमेटिक सिंबल्स ऐसे इंजीनियरिंग सिंबल्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं भी इंजीनियरिंग नोटेशन में यूज़ करेंगे। यू डू नॉट नीड टू मेंशन देयर नेम इफ़ यू आर यूजिंग दिस सिंबल। इंजीनियर वुड अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस सिंबल मीन्स। तो दिस इज़ लाइक ए यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंजीनियर्स। और इसके अंदर जब हम डिवाइस को बनाएंगे तो इसमें कुछ रूल्स होंगे जिसको हमने अभी, इसकी डिवाइस फिज़िक्स होगी जिसके ऊपर ये कंपोनेंट्स हैं वो डिज़ाइन हुए हुए होंगे। ठीक है, ये डिवाइस फिज़िक्स जो डिज़ाइनर्स होंगे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी R&Ds की हुई हैं और फिर दे एबनेट अप दीज मैथमेटिकल इक्वेशंस टू टेल यू व्हाट द कंपोनेंट बिहेवियर इज़ गोइंग टू बी व्हेन यू अप्लाई अ सर्टेन इनपुट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज और करंट। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC, ये एक फैक्ट है। इसकी डिटेल आप जो है वो अगले कोर्सेज में डेफिनेटली पढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि VBE इज़ इक्वल टू प्लस VCE प्लस VCB। सो ये डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। लाइक दिस इज़ द बेस वोल्टेज जो ट्रांजिस्टर्स के लिए चल रही होती है, जो आपके पास है NPN डायोड के लिए चलती है 0.7 वोल्ट। इसको यहाँ पे बेस एमिटर वोल्टेज कहते हैं। इस तरह कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है और कलेक्टर बेस वोल्टेज है। सो फॉर नाउ हम सिर्फ इसको हायर लेवल के ऊपर ही देख रहे हैं। और डिवाइस फिजिक्स में इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इन इक्वेशंस के साथ डिफाइन हो रही है कि जो कलेक्टर करंट है इज़ इक्वल टू अल्फ़ा IE एंड IC इज़ इक्वल टू बीटा IB। सो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट और आउटपुट बता रहा है रिलेशनशिप with the factor beta is the gain factor,
ये छोटा सा करंट है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये स्केल्ड अप हो रहा है विद अ फैक्टर ऑफ बीटा एंड देन इट गिव्स यू अ कलेक्टर करंट। और यहाँ पे इस तरह ये आपके पास जो रिलेशनशिप है आई ई और आई सी का, कि एमिटर के ऊपर कितना आपके पास था जो आया फाइनली, और कलेक्टर के ऊपर कितना था जो आपके पास आया था, और इसको ये रिलेट कर रहा है अल्फ़ा फैक्टर। ठीक है, सो ये कुछ डिवाइस फिज़िक्स हैं और ये बताते हैं कि आपको गेन्स आपके किस तरीके से निकल सकते हैं और कितना आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ज़्यादा एम्पलीफाई करके सिस्टम को दे रहा है। सो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट्स हैं। अगेन आप कोई गाना सुन रहे हैं या आप कोई आवाज़ सुन रहे हैं, वो छोटी सी आवाज़ है एंड दैट कैन बी एम्पलीफाइड टू अ बिगर सिग्नल। ठीक है, सो दीज आर द डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल। ये हम एसी सिग्नल जो है उसको सिमुलेट करने के लिए बता रहे हैं, पीरियोडिक एसी सिग्नल को। सो अगर आप एक पीरियोडिक सिग्नल दे रहे हैं छोटी एम्पलीट्यूड का और फिक्स फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अलबत्ता एम्पलीट्यूड जो है उसका चेंज हो जाएगा। जिस तरह आप कोई किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं या किसी मस्जिद में जा रहे हैं, कोई बंदा आराम से बात कर रहा है या मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मैं हल्के से भी बात करूँगा तो फिर आपको ऐसी आवाज़ आएगी, एक स्टैंडर्ड आवाज़ आएगी। मेरी आवाज़ तेज़ होती जाएगी जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा। तो यहाँ पे तो आपको एक रेशो नज़र आ रही है, लेकिन कई जगह के ऊपर ऐसा होगा कि मैं बोलूँ और पूरी दुनिया सुने। ठीक है, सो वहाँ पे हमें उस तरह के एम्पलीफायर्स पर डिज़ाइन करने पड़ेंगे। So for the BJT circuit shown, compute beta 150 and VBE 0.7 volts। अब यहाँ पे आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है, इसमें इसको हम अगर देखें तो ये हमें उसी तरह के हमारे इसमें लूप्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें हमें वो डिवाइसेस नज़र नहीं आ रही जिस तरह हमने टू डिवाइसेस के साथ एनालिसिस किया था, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाउएवर हम आगे इसको मॉडल के डिफरेंट तरीके से भी इसको एनालिसिस करेंगे। इन्होंने कुछ फैक्टर्स दे दिए कि बीटा का जो गेन फैक्टर है वो 150 है, यानी वो 150 टाइम्स आपके सिग्नल को इन्हांस करके आउटपुट के ऊपर दे सकता है, बट दैट वुड बी लिमिटेड बाय योर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जितना आप इनपुट वोल्टेज पे दे रहे हैं, आप आउटपुट वोल्टेज पे उस गेन को उसी हिसाब से ही ले सकते हैं, अदरवाइज वो सैचुरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम सिंपल अगर देखें तो -2 वोल्ट्स प्लस 100 के I1 प्लस 200 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल उसी तरह की KCL हमने मेश एनालिसिस में जिस तरह हमने इक्वेशन निकाली थी, सिमिलरली सेम इक्वेशन जो है वो हमने उसको फाइंड आउट किया। इस तरह हम लूप 2 के अंदर फाइंड आउट करते हैं। लूप 2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 200 I2 माइनस I1 प्लस VBE, ये वोल्टेज फिक्स था VBE जिसको हमने 0.7 वोल्ट कहा था। सो ये हमारे पास इसकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, और थर्ड इक्वेशन में हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट द फैक्ट हमारी आउटपुट की जो इक्वेशन बन रही है दैट इज़ गोइंग टू बी 1K3 प्लस 16 वोल्ट माइनस V0, और आउटपुट को आप जो है वो रिलेट कर सकते हैं बीटा IB के साथ। बीटा इज़ 150 एंड I2 इज़ IB एंड I3 इज़ IC, ये हमने देखा था फॉर्मूला। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं IC इज़ इक्वल टू बीटा IB, ये आपने फार्मूला यहाँ पे इन्फ्यूज़ किया, और यू गेट द रिलेशनशिप के इनपुट पे करंट कितना था वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, और अब आउटपुट के ऊपर आपको कितना कलेक्टर करंट मिलेगा। सो ये सिंबल्स आपने देखे हुए हैं, जो पिछले सिंबल्स थे वो आपने नहीं देखे हुए। सो सिमिलर जो सर्किट है उसको हमने रीमॉडल किया है। वी कैन मॉडिफाई द प्रीवियस सर्किट बाय रिप्लेसिंग द ट्रांजिस्टर विथ इक्विवेलेंट मॉडल। और ये जो इक्विवेलेंट मॉडल है ये क्या है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये करंट IB जो है ये कंट्रोल कर रहा है इस करंट सोर्स को। ठीक है, सो दैट इज़ द पॉइंट दैट वी वांट टू मेक। ये जो आप डिवाइसेस डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, सो इनका रीज़न यही है कि दीज आर यूज टू मॉडल सर्टन कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट for now is not in our scope, but again you need to know why you are studying these things. So यहाँ पे इन्होंने इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे एक 0.7 वोल्ट जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है एक डायोड का, उससे रिप्रेजेंट किया 0.7 वोल्ट, और ये डिवाइस जो है करंट कंट्रोल करंट सोर्स एज अ BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसको हमने यहाँ पे बनाया है। सो अब अगर हम इन इक्वेशंस को दोबारा से इसका एनालिसिस करें, सो I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस IB, एंड I1 कैन बी रिटन एज जो आपके पास R है, हाई वोल्टेज 2 वोल्ट माइनस V1, इस नोट को हम V1 कह देते हैं, 2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 100K इज इक्वल टू I2 को हम डिफाइन करें V1 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 200K, सॉरी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 200K, और IB को हम ऐसे लिख देते हैं
सो हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है एंड आई बी कम्स आउट टू बी 95 माइक्रो एम्पेयर. Similarly at node 2 the equivalent leaving current यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है 50 IB is equal to 16 minus V naught and divided by 1K. तो 16 minus V naught divided by 1K और हमारे पास इक्वलेंटली इक्वेशन जो है वो इसकी ये वाली बन जाएगी. V naught is equal to 14.575 volts. सो जो भी आपने इनपुट के ऊपर सिग्नल दिया था दैट इज़ इंक्रीज्ड. सो दिस वाज चैप्टर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसको आप लाजमी बड़े अच्छे तरीके से इसको तैयार करें और अगर आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द कोर्स. सो गुड लक. अल्लाह हाफिज़.